अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने हिंदुस्तान की तकसीम से पहले एक बार फैसला कर लिया था कि वो लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गाएंगे। मैडम नूर जहां ने उन्हें इस बात पर रजामंद कर लिया था। मैडम ने कहा था कि जब मैं भी लाहौर में गाने गाऊंगी तो आप भी लाहौर में वापस आ जाए तो हमारी जोड़ी बहुत खूब चलेगी। मगर मोहम्मद रफ़ी को लाहौर के मौसीकार रास न आए। लाहौर के मौसीकारों ने उन्हें इंतहाई मायूस किया था, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान न आने का फैसला कर लिया था और इंडिया में ही मुस्तकिल क़याम कर लिया था। उन्हें यकीन हो गया था कोई मौसीकार उन्हें पाकिस्तान में चलने नहीं देगा। इसका एक सबूत उन्हें इस सूरत में मिल गया जब मोहम्मद रफ़ी के भाई सदीक रफ़ी को पाकिस्तानी मौसीकारों ने नफरत का निशाना बनाकर उनका करियर तबाह कर दिया। मैडम नूर जहां, शबाब किरानवी, नज़ीर साहब, लुकमान साहब, जेसी आनंद जैसी शख्सियात ने सदीक रफ़ी के अंदर पाकिस्तानी रफ़ी देखकर उन्हें कैश कराना चाहा तो बाअसर मौसीकारों ने सदीक रफ़ी को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि सदीक रफ़ी से इंडियन मौसीकार नौशाद और ओपी नैयर गाने रिकॉर्ड कराने के लिए जिद किया करते थे। जिन दिनों मोहम्मद रफ़ी की दास्तान में लिख रहा था, मेरी मुलाकात लाहौर में मोहम्मद सदीक रफ़ी से हुई थी और उन्होंने बहुत से राजों से पर्दे उठाए थे। उन्होंने ही इंकशाफ किया था कि उनके सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के सबसे बड़े मौसीकार फेरोज निज़ामी और मोहम्मद अली मन्नू थे। मैडम नूर जहां, जो मोहम्मद रफ़ी की बेहद इज्जत करती थी, एक बार उन्होंने मास्टर फेरोज निज़ामी से कहा था कि वो चाहती हैं कि फिल्म दुपट्टा फिल्म का दो गाना मोहम्मद सदीक रफ़ी के साथ गाएं। मोहम्मद सदीक रफ़ी का नाम सुनते ही मास्टर जी को कुछ बेजारी सी हुई, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो लाजमी इस तजवीज़ पर अमल करेंगे। मोहम्मद सदीक रफ़ी ने मुझे बताया था कि मैडम रफ़ी भाई से बहुत मुतासर थी और चाहती थी कि एक भाई इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में संगीतों का ताजवर बन जाए। वो मुझसे गाना सुना करती थी, मैं ऊंचे सुर में गाता तो हूबहू लगता मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं। मैडम के कहने पर मास्टर जी ने मुझे स्टूडियो बुलाया। उन दिनों उनके क्रिकेटर भाई नज़र मोहम्मद भी वहाँ आ जाते थे और मैडम के साथ गपशप लगाया करते थे। मास्टर जी मुझसे रिहर्सल कराते और खुश हो जाते और कहते वाकई तो पाकिस्तान का रफ़ी साबित होगा। लेकिन मैडम को रिपोर्ट देते हुए वो कसर रखकर छोड़ते और कहते सदीक का स्केल पूरा नहीं है। मैडम बड़ी जहां दीदा थी, वो बात की तह तक पहुंच गई। उन्होंने मास्टर जी से ये कहा था कि मास्टर जी सुन ले मेरी बात, ये दो गाना अगर मैं गाऊंगी तो सिर्फ सदीक के साथ, वरना ये गाना नहीं गाऊंगी। मास्टर जी नहीं चाहते थे कि मैडम के साथ दो गाना गाकर सदीक रफ़ी मशहूर हो जाए। सदीक रफ़ी ने कहा था कि मास्टर जी के रवैये से तंग आकर मैंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया और दिल बर्दाश्ता होकर दुबई चला गया। एक बार मैडम दुबई आई तो मुझसे मिलकर कहने लगी, सदीक भाई मैंने आपके बगैर वो दो गाना नहीं गाया था। मैडम बड़ी खूबियों की मालिक थी। रफ़ी भाई का नाम तो बड़े अदब से लिया करती और कहती कि रफ़ी जी तो दरवेश इंसान है। मुझे उस वक्त भी बहन कहकर पुकारते थे जब कोई किसी एक्ट्रेस को बहन कहना गुनाह समझता था। उनकी आंखों में हया थी। जुगनू फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग से पहले वो मुझसे कहते कि बहन जी आए रिहर्सल कर ले। मैडम रफ़ी भाई का नाम लेकर कहती कि कई बार उन्हें तंग करने की भी कोशिश की जाती, लेकिन रफ़ी भाई खामोशी से एक जानिब हो जाते और किसी की शरारत में शामिल नहीं होते थे। 70 की दहाई के शुरू में सदीक रफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर दुबई चले गए थे। वहाँ भी उन्होंने गायकी का शौक जारी रखा था। उनका एक इंडियन दोस्त था, उसे भी गाने का शौक था। उनके साथ वो दुबई के समंदर पर जाते और साहिल पर रफ़ी के गाने गाते। ये सुनकर लोग इकट्ठे हो जाते और उनकी खिदमत करते। मोहम्मद सदीक रफ़ी हर छुट्टी के दिन ये साइड बिजनेस भी करते थे, लेकिन किसी पाकिस्तानी फिल्म के लिए बाकायदा उन्होंने गाना ही दिल से छोड़ दिया। हालांकि वो बाकायदगी से भारत जाते और अपने भाई के पास कई दिन रहते। नामवर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद और ओपी नैयर की कोशिश होती कि सदीक रफ़ी की आवाज़ को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो खुद ही इनकार कर देते थे। दरअसल सदीक रफ़ी नहीं चाहते थे कि इंडिया में तो वो कामयाब सिंगर बनकर और रफ़ी सानी बनकर पाकिस्तान लौटे तो उन्हें फिर अपने मौसीकारों की नफरत का सामना करना पड़े और उन्हें जोर लगाकर खुद को मनवाना पड़े। शरीफ आदमी थे, इसलिए वो शोबिस की सियासत से किनारा करके अपने ख्वाब चिकना चूर करने पर ही राजी हो गए। मोहम्मद रफ़ी ने मुझे बताया था कि फिल्म दुपट्टा के बाद उन्होंने मैडम नूर जहां के साथ जो गाना गाना था, गाना मशीर काज़मी साहब ने लिखा था। गाने के बोल कुछ यूं थे, ए दिल की लगी तू ही बता, ए दर्द जिगर हम जाएं कहाँ। ये गाने की अस्थाई थी। इसकी रिहर्सल कराने के लिए मास्टर फेरोज निज़ामी ने सदीक रफ़ी को आज आजा, कल आजा, परसों आजा, देखेंगे फिर देखेंगे ऐसे लारे देकर उन्हें खूब चक्कर लगाए थे। उस दौर में साउंड रिकॉर्डिस्ट मलक ताज की बड़ी तमन्ना थी कि पाकिस्तान में रफ़ी का मुतबादल मिल जाए। उन्होंने फेरोज निज़ामी पर भी जोर दिया था और फिल्म दुपट्टा में दो गाने को सदीक रफ़ी की आवाज़ में मैडम के साथ ही रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन मास्टर फेरोज निज़ामी अड़ गए। उनकी झूठी अना उनके आड़े आ गई थी। मोहम्मद सदीक रफ़ी को फिल्मों में खींच लाने के लिए शबाब किरानवी ने भी काफ़ी कोशिश की थी। शबाब साहब तो हमेशा नए टैलेंट को मौका दिया करते थे। मोहम्मद सदीक रफ़ी नए तो नहीं थे, बल्कि उनकी कामयाबी का वसीला शबाब किरानवी के लिए भी रहमत साबित होता। उन्होंने मोहम्मद अली मन्नू से भी कहा कि मोहम्मद सदीक रफ़ी को मौका दिया जाए, उनके गानों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को तक़वियत मिलेगी। उस दौर में ऊंची सुरों में जानदार आवाज़ चाहिए थी जिसमें रचाव और वैरायटी भी होती। मोहम्मद अली मन्नू ने मोहम्मद सदीक रफ़ी के साथ भी यही खेल शुरू किया और शहबाब किरानवी साहब से कहा कि मोहम्मद सदीक रफ़ी में आधे सुर की कमी रह जाती है। शहबाब साहब उन दिनों अपनी फिल्म जलन बना रहे थे। ये 1954 की बात है। वो सदीक रफ़ी को कैश कराना चाहते थे ताकि इससे उन्हें पब्लिसिटी भी मिलती कि उनकी पहली फिल्म के गाने मोहम्मद रफ़ी के भाई ने गाए हैं।
लेकिन मोहम्मद अली मन्नू ने अपना कीना दिखाया और इस फिल्म में अनायत हुसैन भट्टी से गाने गवाए थे। ये बड़ी हैरानकुन बात थी, किसी भी गुलकार को कामयाब बनाने और नाकाम बनाने में मौसीकार का हाथ होता है। ये अच्छे भलों का पिता पानी कर देते हैं। मैडम नूरजहां, मेहदी हसन जैसे गुलकार भी उनके तख्ता मश्क बन गए थे। आधे सुर से एक सुरीले गुलकार का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी, इंडिया के अजीम मौसीकार नौशाद और ओपी नैयर ने उनको मिस्टर परफेक्ट करार दिया था। शहबाब किरानवी साहब के मुतालबे के बाद मोहम्मद अली मन्नू भी डर गए थे कि सिद्दीक तो वाकई ऊंचे सुर लगा सकते हैं और मोहम्मद रफ़ी बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक मुसीबत थी कि मोहम्मद सिद्दीक भी कुछ अनापरस्त साबित हुए थे। पाकिस्तानी मौसीकारों ने इसका फिर हाल ये निकाला कि अहमद रुश्दी और मसूद राना को मोहम्मद रफ़ी के मुतबादिल के तौर पर ऊंची सुरों वाले गुलकार के तौर पर सामने ले आए थे। ये दोनों काबिल जिक्र गुलकार हैं और अपने दौर के बड़े गुलकार हैं, लेकिन उन्हें मोहम्मद रफ़ी के भाई की लाश पर खड़ा करके गुलकारी का चांस दिया गया था।